स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल के बीयू विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने नहीं बल्कि चंदन नाम के व्यापारी ने की थी। हमें गलत इतिहास अब तक पढ़ाया गया है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका की खोज पर भी बयान दिया। मंत्री परमार का कहना है कि अमेरिका की खोज भी क्रिस्टोफर कोलंबस ने नहीं बल्कि हमारे ही पूर्वजों ने की है, जिसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं। उच्च शिक्षा मंत्री का यह बयान फिलहाल चर्चा में बना हुआ है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की। सुना आपने, ये है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जिन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरा इतिहास ही हिल गया। इंदर सिंह परमार ने भोपाल की बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी में अमेरिका की खोज को लेकर ऐसा ज्ञान बांटा कि सुनने वाले इतिहास के पन्नों को फिर से उलटने पलटने लगे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भारत के विद्यार्थियों को उससे कोई लेना देना नहीं था। या तो फिर पढ़ाते तो ये भी पढ़ाते कि कोलंबस के बाद में वहां के समाज पे किस प्रकार से कोलंबस के बाद के लोगों ने अत्याचार किया और वहां के जनजाति समाज को नष्ट करने का काम किया, क्योंकि वहां का समाज प्रकृति पूजक था, सूर्य का उपासक था। किस प्रकार से उनकी हत्याएं की गई, किस प्रकार से उनका मतांतरण किया गया। मौका था बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। मंच के सामने यूनिवर्सिटी के अधिकारी, कर्मचारी और स्टूडेंट्स बैठे थे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने अपना ज्ञान साझा करते हुए कहा कि अमेरिका की खोज हमारे पूर्वजों ने की थी, न कि कोलंबस ने। लेकिन दुर्भाग्य से वो सही तथ्य नहीं पढ़ाए, उल्टा भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाते कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस, मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी को लिखना था तो ये लिखना चाहिए था कि भारत का महानाविक वसुलून 8वीं शताब्दी में वहां जाता है और अमेरिका स्थित सोन डियागो में वहां कई मंदिर का निर्माण करता है। ये वहां के एक संग्रहालय में आज भी तथ्य लिखे हुए हैं, वहां की लाइब्रेरी में आज भी रखे हैं तथ्य। अब यदि किसी को पढ़ाना ही होता तो सही पढ़ाना था कि यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की। इंदर सिंह परमार यही नहीं रुके, यहाँ तक कह दिया कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने नहीं की थी बल्कि वो चंदन नाम के एक भारतीय नाविक के पीछे पीछे भारत पहुंचा था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की और हम गए तो हमने वहां की संस्कृति, माया संस्कृति वहां चलती थी, उसके साथ मिलकर के उनका विकास में सहयोग दिया है। ये भारत का चिंतन और दर्शन है जिसको विद्यार्थियों को पढ़ाने की जरूरत थी। इंदर सिंह परमार का कॉन्फिडेंस यही खत्म नहीं हुआ। मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर भ्रम पैदा किया गया था। दुनिया के सामने हमारी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। भारत की अच्छाइयों को, हमारे देश की अच्छाइयों को योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि जिन लोगों ने हमको गुलाम बनाया था वो चाहते थे कि इस देश पर स्थायी रूप से राज्य कैसे करना है, तो उन्होंने अध्ययन करके सबसे पहले हमारे देश की शिक्षा नीति पर प्रहार किया था और हमारे शिक्षा नीति को बर्बाद किया था। हालांकि ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब उच्च शिक्षा मंत्री ने इतिहास की अपने तरीके से व्याख्या की। इससे पहले भी वो एजुकेशन सिस्टम और इतिहास पर अपनी बात रखते आए हैं। फिलहाल अमेरिका और हिंदुस्तान की खोज को लेकर उनके इस ज्ञान पर बयानबाजी शुरू हो गई है। एनडीटीवी के लिए भोपाल से अमृतांशी जोशी की रिपोर्ट। मंत्री जी ने आज गजब का ज्ञान दिया है और हम इसे ना तो गलत ठहरा रहे हैं ना सही ठहरा रहे हैं। इतिहास को खंगालना जरूरी हो गया है इस बयान के बाद,
कि क्या वाकई हमें गलत शिक्षा दी गई, सब उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया गया। क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्री का तो दावा कुछ अलग है, उनका कहना है कोलंबस ने अमेरिका नहीं खोजा, वास्को डी गामा ने भारत नहीं खोजा। तो फिर कई सवाल उठते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा सक्सेना जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। इसके साथ साथ इतिहासकार प्रोफेसर धीरज शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ आनंद स्वरूप जी राष्ट्रवादी विचारक हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आनंद जी, प्रोफेसर धीरज, डॉक्टर पूजा, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा प्रोफेसर धीरज आपसे है। धीरज जी, उच्च शिक्षा मंत्री को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सब उल्टा पुल्टा पढ़ लिया हमने, क्योंकि 1490 के आसपास ही भारत अमेरिका की खोज हुई थी। वास्को डी गामा, शायद जहां तक मेरी जानकारी है, कालीकट पोर्ट आया था, उसको भारत पता लगा, उसने दुनिया को बताया। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1490 के आसपास अमेरिका की खोज की, दुनिया को बताया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिगो वेस्पुक्की नाम के भी व्यक्ति ने शायद अमेरिका की खोज की थी, इसीलिए अमेरिगो से अमेरिका बना। ये तक तो जानकारी मुझ पे है, लेकिन यह नहीं पता कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की। इतिहास क्या कहता है? नमस्कार सर, हमें आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद जी। किंतु जो मुख्य जो विषय वस्तु होती है कि इतिहास हमेशा तथ्यों पर चलता है, और जो तथ्य बोलते हैं वही इतिहास दर्शाता है। तो ये तो नहीं माना जा सकता कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं की और भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की, किंतु ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि माया एक भारतीय शब्द है, और यह सभ्यता जो विकसित हुई थी भारतीयों ने ही बनाई थी। क्योंकि वैदिक सभ्यता में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जो बाली था उसको भगवान राम ने जब पराजित कर निष्कासित कर दिया, तो वह पाताल लोक में, यानी कि पाताल लोक यानी कि अमेरिकी महाद्वीप, जो कि उसमें पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, और संभव पश्चिमी गोलार्ध को पाताल लोक माना गया है। वहां से बहुत से ऐसे मंदिर मिले हैं, बहुत से ऐसे स्थान मिले हैं जहां पर वैदिक चिन्ह बने हुए हैं। इस प्रकार भारतीय इतिहास में वैदिक गणित का, भूगोल, खगोल शास्त्र का व अन्य कर्म कांडों का स्थान था, उसी प्रकार माया सभ्यता में भी उन चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान था। हाल में ही एक शोध सामने आया है, नाजी शासन से पहले अमेरिका की एक 45वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड था या डिवीजन था, वह पीले रंग का स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करता था, किंतु जब नाजी आए और उनके चिन्ह स्वास्तिक की आलोचना होने लगी तो उन्होंने इसे हटा दिया। बोलीविया में भी आपको अनेक मंदिर मिलेंगे, ग्वाटेमाला, मेक्सिको में अनेक मंदिर, अनेक वास्तुकला के उदाहरण मिलेंगे। मैं सर दरअसल समझना ये चाह रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि हमारा हिंदू धर्म कितना पुराना है या उसके मंदिर कहां कहां है। मैं तो आपसे फिलहाल खोज के बारे में प्रश्न कर रहा हूं। मैं जानता हूं इतिहास बहुत पुराना है, और किसी कवि को अगर कविता सुनाने को कहिए या इतिहासकार को इतिहास सुनाने को कहिए तो जाहिर बात है कि खुद पर काबू रखना मुश्किल रहता है। कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान जनता तक पहुंचे। मैं धीरज जी समझ सकता हूं, मैं आ रहा हूं इस पर आपके पास। आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर पूजा जी, देखिए, दो विषय अलग अलग हैं जो मैं जानना चाहता हूं। एक, किसी देश की खोज करना एक अलग चीज है, और उस देश में पुरातन मंदिर मिलना या फॉसिल्स मिलना वो एक अलग चीज है। मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि हम तक जो इतिहास पहुंचा, हमें जो पढ़ाया गया कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, इसका साफ मतलब कि दुनिया के सामने हमारे इन दोनों देशों को लाया गया। तो क्या इसके अलावा भी प्रमाण मौजूद हैं जो अब तक ना तो हमारी किताबों में है, ना हमारे पाठ्यक्रम में है, और हमें गलत पढ़ाया जा रहा है? ऐसा लग रहा है हम ठग लिए गए। आप सही कह रहे हैं। जो पहले तो सबसे पहले खोज शब्द का ही गलत इस्तेमाल हो गया। भारत की खोज करना ऐसा हुआ जैसे भारत कहीं गुमा हुआ था और उसको खोज लिया, या अमेरिका कहीं गुमा हुआ था और उसको खोज लिया। तो खोज शब्द का इस्तेमाल यहाँ करना ही नहीं चाहिए था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ही नहीं, ना डिस्कवरी ऑफ अमेरिका है। वो पहले से है और सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। कोलंबस ने एक समुद्री मार्ग ढूंढा जिससे यूरोप को जोड़ा जा सकता था, मिशनरी फैलाने के लिए या फिर व्यापार के लिए या अन्य कारणों से। तो एक समुद्री मार्ग ढूंढा, और मैं तो जहां तक जानती हूँ, जो मैंने पढ़ा है, वो समुद्री मार्ग जो उसने ढूंढा था अमेरिका के लिए, वो भी कोई नया नहीं था। एंटार्क्टिका से होते हुए उसने जो मार्ग ढूंढा था, वो तो पहले भी यूरोपियन भी उस पर जा चुके थे। 1022 में उनका लिखित दस्तावेज है। तो वो मार्ग भी कोई नया नहीं था। इसको जबरदस्ती का फैलाया गया कि कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढ लिया।
अगर हम पुरातत्व की बात करें और भारत और अमेरिका के संबंधों को देखें जी। तो माननीय मंत्री जी तो बहुत नई बात कर रहे हैं कोलंबस तो सिर्फ 600-700 साल पहले है। 30,000 साल पुराने ऐसे प्रमाण हैं, पुरातात्विक प्रमाण हैं और नृतत्व विज्ञान के प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि भारत से माइग्रेट होकर, भारत जिसे हम कहेंगे कि सदर्न ईस्ट एशिया, तो यहाँ से माइग्रेट होकर उत्तरी अमेरिका में मानव समूह गया और वहीं जाकर बस गया। ये पुरातात्विक आधार पर भी प्रमाणित है। नहीं, मैं इस पे आपसे जानना चाहता हूं पूजा जी, तो क्या ये नेविगेशन मालूम थी कि हमें उत्तरी अमेरिका जाना है और वहीं बसे, या बस प्रताड़ित थे, चल दिए और बाद में पता लगा कि ये भी एक देश है उत्तरी अमेरिका, यहां बसा रह सकता है? निश्चित रूप से कोई व्यापार के लिए तो गए नहीं होंगे, लेकिन हाँ कहीं तक जाना तो चाहते होंगे, इसीलिए तो यात्रा आरंभ की होगी और उन्होंने समुद्री मार्ग ही चुना। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उन्हें एक स्थान पर जाना था और संभवतः उसकी उन्हें समझ कुछ थोड़ी बहुत हद तक रही होगी और वो वहां जाकर बस गए। लेकिन हाँ वो अमेरिका ही जाना चाहते थे या अमेरिका के बारे में जानते थे, इसका तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं। हाँ लेकिन भारतीय वहां बसे, इसका प्रमाण है। लेकिन अगर हम शास्त्रों में आ जाए, मान लीजिए हम सम्रांगण सूत्रधार ही पढ़ रहे हैं जो कि 11वीं सदी में राजा भोज ने लिखी, तो आप उसके 5वें अध्याय में आ जाए, 8वां श्लोक पढ़े तो वो साफ साफ कहते हैं कि 5 पृथ्वी गोल है और उस पर 7 द्वीप हैं और द्वीप में भी वो क्रौंच द्वीप का वर्णन करते हैं। क्रौंच द्वीप की जो विशेषताएं बताते हैं, जो योजन में दूरी बताते हैं, तो उसे अमेरिका ही माना जाता है। तो ये बिना देखे कैसे संभव है? तो ऐसा है कि पुरातात्विक या शास्त्रीय आधार जो है उसके आधार पर तो भारत और अमेरिका के बीच बहुत पहले से संबंध ठीक। अब जरा इस चर्चा के दूसरे पहलू पर मैं बात करता हूं। मैं पूजा जी आ रहा हूं आपके पास। राष्ट्रवादी विचारक आनंद स्वरूप जी हमारे साथ हैं। आनंद जी, मैं स्वागत करता हूं आपका, और साथ ही साथ संघ विचारक महेश शर्मा जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। महेश शर्मा जी, आपका स्वागत करता हूं। आनंद जी, मेरा आपसे सवाल यह है, तो क्या तथ्य जो हैं, जो लिखित हैं, जो प्रमाणित हैं, हम उनकी पढ़ाई करें जो पाठ्य पुस्तक में है, या फिर कोई अगर अति राष्ट्रवादी हो जाए बच्चा और वो पेपर में लिख के आ जाए कि नहीं नहीं क्रिस्टोफर कोलंबस ने नहीं किया था, ये तो हम ही लोगों ने किया था और हमारे इसके वैदिक वो भी हैं, मंत्री जी ने कहा था, तो टीचर क्या करेगा? पास करेगा, फेल करेगा? देखिए, इस पूरे डिबेट को जो है मतलब हम 2 तरीके से, अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। ठीक। सबसे पहले तो ये कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले सारे इतिहास के विद्यार्थियों को एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है इतिहास की, E.H. कार की व्हाट इज हिस्ट्री, वो अवश्य पढ़ना चाहिए। देखिए, इतिहास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसको एक बार लिख दिया तो वो जो है कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया कि अब उससे हम 1 इंच इधर उधर नहीं हट सकते। सबसे पहले जैसे पूजा जी ने बोला कि भारत कोई गुम नहीं हो गया था, भारत में तो मतलब सदियों से, हजारों सालों से जो है ट्रेड होता रहा था। हमारा तो जो है रोमन अंपायर से ट्रेड था, हमारा इजिप्शियन लोगों से ट्रेड था, हमारा अफ्रीकन लोगों से ट्रेड था, और इसके तो काफी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। असल में हुआ ये कि 1453 तक ये निर्बाध रूप से ट्रेड चलता रहा, और भारत से तो इतना ट्रेड चलता था सारी दुनिया में, मतलब भारत की जो जीडीपी थी उसका जो वर्ल्ड जीडीपी में शेयर था वो ऑलमोस्ट 33% के आसपास था। अमेरिका का 25% है। तो इसका मतलब हम अमेरिका से भी ज्यादा बड़े ट्रेडर कंट्री एक समय हुआ करते थे। वो 1453 में कुछ जियोपॉलिटिक्स ऐसी बदली कि जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है 1453 में, जो कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ और वहां पे इस्लामिक एम्पायर खड़ा हुआ, जिससे जो यूरोपियन रूट था, जो स्पाइस रूट था, जो सिल्क रूट था, जो कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू जाता था, वो ब्लॉक हो गया। उसको ब्लॉक होने के कारण यूरोपियंस को एक नए रूट की खोज करनी पड़ी। वो बेसिकली जब हम वास्को डी गामा की बात करते हैं तो उसने एक सी रूट डिस्कवर किया था, और वो दुनिया के लिए नहीं किया था, वो उन्होंने खुद अपने लिए किया। भारतीय लोग भी सी रूट से जाते रहे, व्यापार होता रहा हमारा अफ्रीका से, और ये जो गोल्ड कोस्ट और घाना, इस तरह की इथोपिया, हम इजिप्ट के सारे पोर्ट्स में जाते रहे, आज से नहीं। मोरक्को से तो जो इब्न बतूता है वो कब आया था? क्या मैगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में नहीं आया था?
तो मैगस्थनीज कहां से आया था? मैगस्थनीज यूरोप से आया था। तो ऐसा नहीं है, हम तो 300 BCE से जो है हमारा व्यापार यूरोप से चलता रहा है, और भी उससे पहले। मतलब अगर हम वैदिक टेक्स्ट में भी देखें तो गिलगमेश का जिक्र आता है। तो इस तरीके से लेना कि भाई वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी, ये थोड़ा सा गलत, इसको इस तरीके से हम लोग देखते हैं। दरअसल उनने यूरोपियन, खासकर वेस्ट यूरोपियन लोगों के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज करी थी। इनफैक्ट जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो वास्को, मतलब जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसको तो यह भी नहीं पता था कि वो एक न्यू वर्ल्ड बोला था। वो तो बाद में बेसिकली, जैसे आपने बोला था अमेरिगो वेस्पुची जो था, उसने कई सालों बाद ये स्टेब्लिश किया था एक्चुअली जहां क्रिस्टोफर कोलंबस गया था वो अमेरिका था। लेकिन ये उनके दृष्टिकोण से है ना, तो हम उनके दृष्टिकोण को हमारे इतिहास पे क्यों लाते? ठीक। तो सबसे पहले अब देखिए, अब यहां से चर्चा में एक एक नया एंगल जुड़ता है। मैं आनंद जी लौट रहा हूं आपके पास। महेश शर्मा जी हमारे साथ संघ विचारक हैं। महेश जी, ये तो वही बात हो गई कि क्लास टीचर और प्रिंसिपल मिलकर ये तय कर रहे हैं या फिर ये चिंतन कर रहे हैं कि क्लास कौन सुधारेगा। अरे आप ही पे जिम्मेदारी है, आप ही जो कर देंगे वही क्लास करेगी। तो यदि उच्च शिक्षा मंत्री के पास ये जानकारी है, ये प्रमाण हमारे पास है, तो कम से कम मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो हम अच्छा इतिहास और सही इतिहास पढ़ा सकते हैं। जब मध्य प्रदेश में हिंदी में MBBS की पढ़ाई हो सकती है, तो फिर हम अपने बच्चों को गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? जी आसिफ जी, एक चीज के लिए माफी चाहूंगा मैं कि मेरा नाम महेश शर्मा नहीं, महेश वर्मा है। सर मैं माफी चाहूंगा, महेश वर्मा जी। जी जी सर। मैं चाहूंगा कि उसको करेक्ट कर दिया बिल्कुल, अभी करता हूं। मैं टीम से कहूंगा तुरंत महेश शर्मा जी को महेश वर्मा जी करे जाएं। वर्मा, हाँ, तुरंत डिमोशन किया जाए शर्मा से वर्मा। अरे नहीं सर, नहीं, ऐसा कोई मन में वो नहीं, आप बोले सर। तो मेरा एक तो ये था, दूसरा था कि अब रही बात की पाठ्यक्रम पढ़ाने की, बताने की, जताने की और उसके जरिए पास कराने की, तो बहुत ऐसे चीज हैं जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत सारे मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियां, बहुत ऐसी अवधारणा की पुष्टि होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आसिफ जी मैं समझाना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप के बारे में हम और आप सबने पढ़ा है कि वो हल्दी घाटी के युद्ध में मारे गए थे, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ परोसा गया इस देश में। हल्दी घाटी के जीतने के बाद वो 12 साल तक राज्य किए। तो ये इस प्रकार की जितनी भी चीजें कही गई, इतिहास जो है, और बड़े हम दीनहीन भाव से जो है इसको कहीं एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि जो इतिहास लिखा गया यही सही है, इसी को स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हकीकत तो ये है कि जो मैकाले है, जिस मैकाले शिक्षा एजुकेशन का जो मॉडल है हमारे देश में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 से पहले जो है मैकाले एजुकेशन सिस्टम में ही हम सारी चीजों को जानते थे, समझते थे, पढ़ते थे। वो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है 1835 में एक रिपोर्ट पेश किया 1800 पेज का, और उसमें वो ये कहता है कि यूरोप या अमेरिका, लैटिन अमेरिका सहित तमाम देशों में कहीं भी स्कूल और कॉलेज नाम की कोई चीज नहीं थी। ये 1835 की बात मैं कर रहा हूँ। और 1776 में यूएस का वजूद आया। अब सवाल है कि ये इतिहास पैदा कहां से हो गया, ये इतिहास बना कहां से दिया गया। जैसे अभी आनंद स्वरूप जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई कुछ पढ़ के समझ के और कोई ऐसी बात सामने अगर आई है तो हम दीनहीन भाव से ये ग्रस्त होके ये सोचे कि एक हमारे उस शिक्षा मंत्री ने अगर ये बात कह दी तो इस बात का मतलब क्या है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि अगर कोई ऐसी जानकारी है उनके पास या उन्होंने कोई ऐसी बात कही है तो उसके पीछे तथ्यात्मक, सब्सटेंशियल जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज बच्चे उस चीज को वही लिख दें जो आज मंत्री जी बोल रहे हैं। वो तो एक तौर तरीका है, प्रक्रिया है, उसको अपनाया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो इस देश में हुआ, जो इस देश में, हमारे देश में, आपको सुन के हैरानी होगी कि वर्ल्ड की सबसे तेज बहाव की नदी है कावेरी, जिसमें अगर कोई आदमी उतर जाए तो चिथड़े उड़ जाएंगे। उसमें एक जेट आकार का डैम बना जो ईसा से 200 वर्ष पूर्व बना, और आज भी वहां लिखा हुआ है, और उसको किसी और ने नहीं बनाया। आंध्रा की एक विद्यापीठ के आचार्य और शिष्यों ने बनाया, और आज भी वो डैम उस पे है, लेकिन इतिहास में कहीं उसका उल्लेख नहीं मिलता है। अब सवाल यह है कि ऐसे कोरे गप को, जिसको इतिहास के जरिए हमने संकलित किया और इतिहास के जरिए हमने कहीं बच्चों को अपने पढ़ा दिया,
तो ये गलती हमारी है कि हमने उसके ऊपर कभी काम नहीं किया। नहीं, तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूं महेश जी कि अगर तथ्य हैं, सबूत हैं, तो फिर पाठ्यक्रम में बदलाव करना कितना मुश्किल है? क्यों नहीं उस पर पाठ्यक्रम में बदलाव करते हैं साक्ष्यों के साथ, तथ्यों के साथ, और जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं, नई पौध आ रही है, उन्हें वास्तविक इतिहास पता लगे? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि आपको जो है ये भी बताना चाहिए कि बराहगिरी अणु बम, परमाणु बम की हम बात करते हैं, अणु बम की बात नहीं करते हैं। संस्कृत, जितनी कोडिंग होती है नासा में, सब संस्कृत के जरिए होती है। उसके बारे में हम कभी भी बात नहीं करते हैं कि वर्ल्ड की सबसे साइंटिफिक भाषा जो है, जो नासा ने अडॉप्ट किया सर, वो संस्कृत है। उनकी जितनी भी कंप्यूटर कोडिंग है वो सारे संस्कृत की भाषाओं के तहत है। क्योंकि अंग्रेजी में या जो एक दशमलव आर्यभट्ट लेकर आए, उनके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं। या इस देश में लगभग राजस्व के, हर एक राजस्व गांव के ऊपर एक हमारा विद्यापीठ होता था, जहां की 80% जो आचार्य होती थी वो महिलाएं होती थी। हमारे यहाँ एजुकेशन का सारा काम हमारी महिलाएं देखती थी। आपको सुन के हैरानी होगी कि इतिहास के साथ इतना बड़ा कूर मजाक किया गया। ठीक, मैं ये जरा इस पे आगे पूछता हूँ, कुछ और मेहमान भी हैं महेश जी, और मैं चाहूंगा कि अब जो हमारे तीनों मेहमान हैं वो थोड़ा छोटे छोटे में जवाब दे, ताकि सबके बारे आ जाए। मैं आनंद सर आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं पूजा मैम और धीरज सर आपके पास आता हूं। आनंद सर, फिर मेरा एक सवाल है। देखिए, इतिहास कई बार हमने देखा है कि जो सत्ताधारी होता है, इतिहास उसके हिसाब से लिखा जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने आप को महान बताता है और अपने शत्रुओं को उसमें फिर वो निम्न लिखा जाता है, और वही इतिहास हम उसे कई बार दस्तावेज मान लेते हैं। तो देश की सीमाएं लांघते ही अगर इतिहास बदलने लगे, जो कि होता है, तो ऐसे में एक यूनिवर्सल इतिहास किसे माना जाए, क्या समझा जाए? देखिए, यूनिवर्सल इतिहास जैसी कोई चीज नहीं होती। सबसे पहले तो एक बात हमको समझना पड़ेगा, जब हम बोलते हैं ना कि इतिहास जो है वो सत्ता के हिसाब से चलता है, तो सबसे पहले तो सत्ता का अर्थ गवर्नमेंट नहीं होता है। एक सोशल एलीट होता है जो उसको गवर्न कर रहा होता है। देखिए, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि हिरण जो है वो अपना इतिहास कभी नहीं लिख पाएंगे जब तक इतिहास जो है वो शेर लिखेगा। हंटर्स लिखते हैं अपना इतिहास, है ना? तो आप सारे इतिहास जो है वो हंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझ पाते हैं। तो वैसे ही जो भारत का इतिहास है वो यूरोपियन लोगों ने लिखा है। और जब अपन बोलते हैं ना कि इतिहास को आप क्यों नहीं बदलती सरकार, तो देखिए, इतिहास जो है वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरह होता है कि आज आपने अगर कोई तथ्य लिखा है तो उसके पीछे जुड़े हुए 1000 तथ्य हैं जो कई किताबों के रेफरेंस और कई चीजों से आए हैं। तो जब तक उन सारे विषयों पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम नहीं हो जाएगा, और ये सब गवर्नमेंट के माध्यम से नहीं हो सकता, ये सब जो है एकेडमिक्स लेवल पे होता है। और एकेडमिक लेवल पे जिस तरह के सोशल एलिट्स अभी हावी हैं, उनको उनके विचार बदलने में और उनकी नई समझ डेवलप होने में थोड़ा समय। ठीक, आनंद सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। पूजा मैम आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं जानता हूं कि ये सब्जेक्ट आपका नहीं है, राजनीति की बात मैं कर रहा हूं, पॉलिटिक्स में तो आप माहिर हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि राजनीति के लिहाज से क्या हमारी सियासत का इंटरेस्ट केवल इतिहास के नाम पर कुछ शहरों का नाम बदल देने या उसे वापस उसी नाम पर कर देने भर तक मात्र सीमित है? सियासत को कोई इंटरेस्ट नहीं कि सच्ची चीजें बच्चों तक पहुंचे? मैं इतिहास के संदर्भ में कहूंगी कि चाहे शहरों का नाम बदलना हो या हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसको सामने लाना हो, वो शोध पर आधारित होता है, सत्ता पर आधारित नहीं होता है। इतिहास हमेशा शोध पर आधारित होता है और कोई दूसरा आपका इतिहास बोलने नहीं आएगा। आपको अपना इतिहास खुद ही बोलना पड़ेगा। इसलिए हमको जरूरी है कि हम अपने इतिहास का पुनर्लेखन करें और भारतीयता की दृष्टि से करें। तभी हम अपने देश का, अपनी पहचान सही तरीके से यूनिवर्सल रख पाएंगे। धीरज सर, आजादी को 7 दशक हो गए। आईपीसी हमने कब तक चलाई, वो तो अब जाके अब बदली है। कई शहरों के नाम आज भी अंग्रेजों के नाम पर हैं, कई अंग्रेजी प्रतीक हैं उनके नाम पे, वो सब बदले जा रहे हैं। अब यही बात आ गई है कि हम तथ्यों के बावजूद भी हम अभी भी यही पढ़ा रहे हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जो कि भाषा खोज जब हमने बात कर ली उस पर, और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जैसे हम तो कहीं खो गए थे। तो जब ये चीजें हैं तो कब तक हम इन्हें ढोते रहेंगे? ये वक्त नहीं आ गया है कि अब चीजें बदलें, सही जाएं?
सर बिल्कुल, हमारा जो संगठन है शिक्षा संस्कृति उत्थान में हर दिशा में कार्य कर रहा है। हमने छठी की जो एनसीईआरटी की किताबों में भ्रामक जानकारियां दी गई थी उनको दूर करने का प्रयास किया है। दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश में जो इतिहास है वह साम्राज्यवादी इतिहासकारों उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने अब समय आ गया कि प्राचीन भारतीय शहरों का नाम पुनः प्राचीन नाम पे किया जाए ताकि भारतीयों को अपने अतीत के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। ऐसा करना कोई गलत नहीं है और मेरा मानना है कि हमें ऐसा करना ही चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लों को, हमारे आने वाले भारतीयों को अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। जिस प्रकार ताम्रलिप्ति है, बैरी राजा है, कल्याण है, चोपड़ा है, इन बंदरगाहों के जो नाम चेंज हो चुके हैं इनके प्राचीन नाम पुनः इन्हीं नामों पर किए जाएं ताकि हमारे बच्चों को जो 6 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक्स को, उनको अधिक से अधिक इन चीजों के बारे में जानकारी मिले कि प्राचीन भारत का गौरव क्या था। नहीं देखिए, ये तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि अगर मेरे बच्चे के पाठ्य पुस्तक में लिखा है कि 1857 में तमाम क्रांतिकारियों ने व्हाट्सएप के जरिए से इकट्ठा होने की संदेश भेजा था, ये उसकी अगर किताब में लिखा हो और मैं उसे मना भी करूं तो वो तो यही कहेगा कि पापा देखिए इसमें तो लिखा है कि व्हाट्सएप के जरिए सारे इकट्ठा हुए थे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, तो उसे नंबर चाहिए फिलहाल शायद। तो सरकार ऐसा करे कि सच लिखें और नंबर भी पूरे मिलें तो बच्चे भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बाकी बहुत धन्यवाद है आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं महेश वर्मा जी शुक्रिया करता हूं आपका, आनंद सर बहुत शुक्रिया, पूजा मैम, धीरज सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ, जल्द लौट रहे हैं।